पर रुकेंगे और एक बार फिर सीधे प्रसारण के लिए चलेंगे डिब्रूगढ़। इसी झलक देखें। अपनी मूसलाधार बारिश और चाय के विशाल बागानों ने असमिया लोगों के जीवन को आकार दिया है। यहाँ की जीवन शैली ब्रह्मपुत्र की लहरों पर अवलंबित है। 1985 में आधे दशक तक चले बहुचर्चित असम विद्यार्थी आंदोलन की परिणति एक समझौते के रूप में हुई थी। असम समझौते में रोजगार देने वाली औद्योगिक इकाइयों की स्थापना एक प्रमुख मुद्दा था। ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड की स्थापना का भी मुख्य लक्ष्य भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में तेजी लाना है। आज जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ब्रह्मपुत्र क्रैकर और पॉलीमर लिमिटेड राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं, पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र में एक नई शुरुआत होगी। 2007 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने इस उद्यम की नींव रखी थी। 70% की हिस्सेदारी के साथ गेल इंडिया लिमिटेड ने उत्तर पूर्व के लोगों के चरित्र बल और शक्ति को इस परियोजना में अभिव्यक्ति दी है। बीसीपीएल ऑयल इंडिया लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और असम सरकार की 10-10% हिस्सेदारी के साथ एक संयुक्त उद्यम है। असम के लोगों के धैर्य और सहन शक्ति को सलाम है, जिन्होंने बीसीपीएल टीम, गेल इंडिया लिमिटेड के समर्पित प्रयासों, परियोजना प्रबंधन पार्टनर इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की प्रतिबद्धता, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पूर्ण समर्थन और असम सरकार के अधिकारियों के प्रश्रय को संरक्षण प्रदान किया। रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अतुलनीय सहयोग के बिना विशालकाय प्रयासों का ये नमूना आज खड़ा नहीं हो सकता था। 10,000 करोड़ रुपयों के निवेश से बीसीपीएल इस इलाके के 1 लाख से भी अधिक परिवारों के चेहरों पर मुस्कान लाएगा। नए डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग उद्योगों के विकास से हजारों लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर खुलेंगे। उत्तर पूर्व क्षेत्र के पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ही स्थानीय उद्योगों के विकास को गति प्रदान करेगा और इस प्रकार असम तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली में बदलाव तथा जीवन स्तर में सुधार में सहायक होगा। प्राकृतिक संपदा के लिए जितनी संभावनाएं नॉर्थ ईस्ट के पास हैं, उतनी शायद हिंदुस्तान के किसी और क्षेत्र के पास नहीं है। पूरे नॉर्थ ईस्ट के भाग्य को बदले, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले, पूरा नॉर्थ ईस्ट विकास की नई ऊंचाइयों को पार करे, उस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत सरकार को ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड को असम, उत्तर पूर्व क्षेत्र तथा भारत के लोगों की सेवा में समर्पित करने में गर्व है। बीसीपीएल परियोजना के साथ ही आज माननीय प्रधानमंत्री जी एक और परियोजना नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के वैक्स प्लांट को भी राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। इसकी भी एक छोटी सी झलकी आपके सामने प्रस्तुत है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी ने अपने हाइड्रोकार्बन वैल्यू चेन का विस्तार करते हुए भारत में सबसे बड़ी क्षमता वाला मोम उत्पादन प्लांट स्थापित किया है। आसाम के क्रूड यानी कच्चे तेल में अत्यधिक मोम के अंश मौजूद हैं। इसके उपयोग से एनआरएल की मोम इकाई प्रतिवर्ष 50,000 मेट्रिक टन उच्च गुणवत्ता का पैराफिन मोम और सेमी माइक्रोक्रिस्टलाइन मोम उत्पादन की क्षमता रखती है। एनआरएल का वैक्स प्लांट सरकार के मेक इन इंडिया मिशन के लिए भी एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग पड़ाव है। एनआरएल ने अपनी स्वदेशी तकनीक कुशलता के जरिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के साथ मिलकर इस प्लांट के अधिकतर हिस्सों का निर्माण किया है और इसकी प्रक्रियाएं विकसित की हैं। एनआरएल वैक्स प्लांट की कमिश्निंग के साथ ही भारत ने अपनी मोम उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि की है। इस प्रकार से भारतीय मोम उत्पाद निर्माताओं को दूसरे देशों से इंपोर्ट पर निर्भर रहने की बजाय अब भारत में ही उच्च गुणवत्ता मोम मिल सकेगा। वहीं मोम की आसान उपलब्धता से छोटे एवं कुटीर उद्योगों को मोम के विभिन्न उत्पादों एवं कलाकृतियों के निर्माण हेतु प्रोत्साहन मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप देश भर में बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर विकसित किए जा सकेंगे।
एनआरएल द्वारा पहले से ही प्लांट के आसपास स्थित नए उभरते उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जहां उन्हें कम से कम उपकरणों और निवेश के साथ मोमबत्ती उत्पादन इकाइयां लगाने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब जब भी कभी एक मोमबत्ती जलती है तो खुशियां मनाने के कई और भी कारण होते हैं, न सिर्फ भारत के लोगों के लिए बल्कि इस उद्योग के लिए भी। भारत को अच्छी क्वालिटी के मोम का किफायती और भरोसेमंद स्रोत प्रदान करना एनआरएल के लिए महज राष्ट्र निर्माण हेतु उठाया गया एक बड़ा कदम नहीं है, बल्कि यह महत्वपूर्ण ये है कि इससे देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की प्रगति में योगदान देने में मदद भी मिलती है। जी हाँ, इन दोनों परियोजना की झलक देखने के पश्चात अब वो क्षण आ गया है जिसकी हम सबको उत्सुकता से प्रतीक्षा है। विनम्र अनुरोध करती हूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे बटन दबाकर ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड के नवनिर्मित पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र को समर्पित करें। धन्यवाद सर। माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः अनुरोध करती हूं कि वे विधिवत रूप से नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के वैक्स प्लांट का लोकार्पण करें। तालियों के साथ इस पद का स्वागत कर सकते हैं। इस ऐतिहासिक अवसर पर यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण और विशेषकर डिब्रूगढ़ के निवासियों को बहुत बहुत बधाई। आज का दिन डिब्रूगढ़ के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। सभा में उपस्थित सभी को अत्यंत अधीरता से अपने प्रिय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अति मूल्यवान विचारों को सुनने की प्रतीक्षा है। अतः निवेदन करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे हम सबको शब्दों से लाभान्वित और प्रोत्साहित करें। मंच पर विराजमान असम के राज्यपाल श्रीमान आचार्य जी, असम के मुख्यमंत्री श्रीमान तरुण गोगोई जी, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान अनंत कुमार, श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान, श्रीमान सर्बानंद जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, श्रीमान हंसराज आहिर जी, राज्य सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्रीमान सिद्दीकी अहमद जी, हमारे लोकप्रिय सांसद श्रीमान रामेश्वर तेली जी, विधायक श्री और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज डिब्रूगढ़ में दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण हो रहा है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसके अंदर
प्राकृतिक संपदा का वैल्यू एडिशन है और असम के नौजवानों के लिए रोजगार की अनेक अनेक अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। इस 2 प्रोजेक्ट के कारण पूरे हिंदुस्तान में स्वाभाविक आनंद है, तो आसाम में सर्वानंद है। क्योंकि ये राष्ट्र की विकास यात्रा में बल देता है। अब सचमुच में तो इस प्रोजेक्ट के उद्घाटन का अवसर मुझे मिलना ही नहीं चाहिए था। अगर ये इकाई आज से 25 साल पहले हो गई होती, उस समय के प्रधानमंत्री को इसका अवसर मिला होता, तो यहां पर इतने नए नए उद्योग आए होते, यहां इतने लोगों को रोजगार मिला होता और पिछले 25 साल से यहां सर्वानंद का माहौल होता। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है बहुत सारे अच्छे काम उसको पूरा करना ये शायद मेरे ही सौभाग्य में लिखा हुआ है। हमारे देश में एक सबसे बड़ी चुनौती ये है, हम योजनाओं को समय से पहले सोच नहीं पाते हैं। अगर मजबूरन सोचते हैं तो योजना परिपूर्ण करने का रोड मैप नहीं बना पाते। फिर भी अगर हो गया तो घोषणा करते हैं। घोषणा करने के बाद सालों साल शिलान्यास के लिए इंतजार होता है। शिलान्यास होने के बाद पूर्ण होने में सालों लग जाते हैं और बाद में लोग भूल जाते हैं, तब जाकर के उद्घाटन की नौबत आती है। और उसके कारण जिस काम की लागत 500 करोड़ होनी चाहिए वो 1000-1100 करोड़ तक पहुंच जाती है। और इतने विलंब के कारण देश के अर्थकारण को जो नुकसान होता है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। अगर आज यही प्रोजेक्ट 25 साल पहले पूरा हुआ होता और 25 साल पहले उसका उद्घाटन हुआ होता तो शायद आज यहां पर दूसरी पीढ़ी के लोगों को रोजगार मिलना शुरू हुआ गया होता। एक पूरी पीढ़ी बेचारी चली गई। और इसलिए हमारी सरकार का प्रयास है कि विचार किसी को भी आया हो, सपना किसी को भी आया हो, शिलान्यास किसी ने भी किया हो, लेकिन देश का भला उसमें है कि हम इन सारी चीजों को परिपूर्ण करें और लोगों के सपनों को साकार करें।
और इसलिए मैं भारत सरकार में एक प्रगति कार्यक्रम चलाता हूं आजकल, और राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस पे खुद बात करता हूं, और ऐसे जो अटके पड़े प्रोजेक्ट है, किसी न किसी कारण से रुके पड़े हैं, ऐसे स्टॉल प्रोजेक्ट को गति देने के लिए एक विशेष प्रयास करता हूं। पिछले दिनों कुछ अखबारों ने लिखा था कि लाखों करोड़ों के स्टॉल प्रोजेक्ट अब उस कैद खाने से बाहर निकले हैं और तेज गति से परिपूर्ण होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उसमें ये प्रोजेक्ट भी है जिसका आज उद्घाटन संभव हुआ है। आने वाले दिनों में भी मेरा स्पष्ट मानना है कि भारत की अगर प्रगति करनी है, तेज गति से प्रगति करनी है, समय रहते अगर प्रगति करनी है, तो भारत का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि हिंदुस्तान का पश्चिमी छोर जो है उसका तो विकास हो, केरल में हो, कर्नाटक में हो, गोवा में हो, महाराष्ट्र में हो, राजस्थान में हो, दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, पंजाब में हो, जम्मू कश्मीर में हो, लेकिन हिंदुस्तान का जो पूर्वी छोर है, उड़ीसा हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, असम हो, नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्य हो, अगर इसका विकास नहीं होगा तो हिंदुस्तान का विकास अधूरा रहेगा। और इसलिए भारत के पूर्वी छोर का विकास, इस पर सबसे ज्यादा बल देना ये हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और तभी जाकर के भारत का संतुलित विकास होगा, भारत का सर्वांगीण विकास होगा। और इसलिए हमने एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनाई है, और इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी को न सिर्फ हिंदुस्तान का पूर्वी इलाका, लेकिन हिंदुस्तान के पूर्वी इलाके के साथ सटे हुए देश, जिनके साथ सहज रूप से हमारे व्यापारिक संबंध यहां से विस्तृत हो सकते हैं, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे थाईलैंड हो, चाहे सिंगापुर मलेशिया हो, उधर इंडोनेशिया हो, ये सारे देश हमारे इस भूभाग के विकास के साथ उनकी कनेक्टिविटी बहुत बड़ी ताकत देती है। और इसलिए लगातार भारत इन देशों के साथ भी उन कामों को बल दे रहा है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बल दे रहा है कि जिसके कारण भारत का ये जो नॉर्थ ईस्ट इलाका है, भारत का जो पूर्वी इलाका है, उसमें एक नई विकास की दुनिया खड़ी हो जाए। और उसी दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। भारत की आजादी के बाद कभी भी सोचा न गया हो, दिया न गया हो, इतना रेलवे का बजट नॉर्थ ईस्ट के लिए लगाया है। क्योंकि अगर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो पूरा नॉर्थ ईस्ट सहज रूप से हिंदुस्तान के साथ जुड़ जाता है। नॉर्थ ईस्ट के पास अपार संभावनाएं हैं, लेकिन कनेक्टिविटी के अभाव में उसकी विकास यात्रा रुक जाती है।
यहां के नौजवान होनहार है, सामर्थ्यवान है, बुद्धिमान है। अगर उनको अवसर मिल जाए तो आसाम को वो हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाने की ताकत रखते हैं। ये पॉलीमर का उद्योग एक प्रकार से वैल्यू एडिशन है। भारत को जो विदेशों से लाना पड़ता है उसमें से थोड़ी बचत हो जाएगी और उसके अंदर मूल्य वृद्धि के कारण छोटे छोटे अनेक कारखाने लग सकते हैं। आज प्लास्टिक का युग तो है, मानना पड़ेगा, लेकिन दुनिया में प्रति व्यक्ति जो प्लास्टिक की खपत है उसकी तुलना में भारत की बहुत कम है। प्रति व्यक्ति मुश्किल से 10 केजी है। अगर विश्व के सामान्य औसत से मिलाना है तो यहां पर प्लास्टिक उद्योग के लिए बहुत संभावनाएं पड़ी है। जीवन की बहुत सी आवश्यकताएं अब प्लास्टिक के रूप में साकार हो रही है। यहां पर रॉ मटेरियल उपलब्ध हो और यहां के नौजवान में स्किल हो, छोटा छोटा कारोबार चालू करें, एक पूरा औद्योगिक विस्तार खड़ा हो जाएगा। लाखों नौजवानों के यहां रोजगार मिलेगा। और इसके लिए हमने मुद्रा योजना को भी आरंभ किया है। स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप योजना को आरंभ किया है। ये दोनों योजना ऐसी है कि इस उद्योग से जो रॉ मटेरियल निकलेगा उसके वैल्यू एडिशन के लिए जो काम करना चाहता है उसे मुद्रा से पैसा भी मिलेगा और स्टार्टअप इंडिया स्टैंड अप योजना की लाभ, उसकी योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। इसमें काफी कंसेशन है, बहुत सारे इंसेंटिव्स है और मैं आशा करूंगा कि आसाम के नौजवान इसके साथ जुड़े हुए उद्योग लगाने के लिए आगे आए। और मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा, डिपार्टमेंट से, कि यहां जो रॉ मटेरियल निकलेगा, जिसका वैल्यूएशन होगा, उसको सबसे पहले आसाम के नौजवानों को मौका दिया जाए और वे अगर उपयोग करते नहीं है तो अब क्या करके हिंदुस्तान में और भाग में ले जाया जाए। इतना बड़ा निर्णय आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा आपका भाग्य बदल सकता है। लेकिन हमारी प्राथमिकता है आसाम और नॉर्थ ईस्ट। हमारी प्राथमिकता है यहां पर विकास हो। आज किसी भी किसान परिवार में जाइए और उस परिवार में अगर 3 बेटे हैं और किसान को पूछो, 100 एकड़ भूमि होगी, उसको पूछो भाई बच्चों के लिए क्या सोचा है, तो किसान कहता है एक बेटे को तो खेती में लगाऊंगा, लेकिन 2 बेटों को कहीं शहर में बेच करके नौकरी पर लगा दूंगा ताकि उनके गुजारा चल जाए। यानी हर किसान अपने 3 बेटों में से 2 को किसी कारखाने में कहीं नौकरी पे लगाना चाहता है। किसान के इन 2 बेटों को रोजगार कम मिलेगा। क्या किसान का एक बेटा तो कमाएगा, 2 बेटे भूखे रहेंगे? अगर किसान के एक बेटे के लिए खेती है तो 2 बेटों के लिए रोजगार के लिए उद्योग लगाना भी अनिवार्य है, आवश्यक है। और इसलिए गांव का अगर भला करना होगा तो किसान के संतानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। और उसके लिए बड़े बड़े शहरों में उद्योग लगेंगे तो काम नहीं होगा। डिब्रूगढ़ जैसे छोटे छोटे स्थान पर भी हमने उद्योगों की जाल बिछानी पड़ेगी। और हमारी सरकार की कोशिश है कि छोटे छोटे स्थान पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, उद्योगों का अवसर उपलब्ध कराना, मूल्य वृद्धि हो, वैल्यू एडिशन हो, ताकि देश की आय बढ़े। उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार से प्राकृतिक संपदा की मूल्य वृद्धि की अनिवार्यता है, वैसे भी
व्यक्ति के जीवन की भी मूल्य वृद्धि होनी चाहिए। अनस्किल्ड लेबर कम कमाता है, स्किल्ड लेबर ज्यादा कमाता है, और इसलिए हम स्किल डेवलपमेंट पे बल दे रहे हैं। हर नौजवान के हाथ में हुनर होना चाहिए, स्किल होना चाहिए, और स्किल के भरोसे वो अपने लिए रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकता है, और उसकी एक मांग भी बढ़ने वाली है, और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों में विकास की इस यात्रा को तेज गति से बढ़ाना है। भारत सरकार कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर के केंद्र और राज्य मिलकर के देश को आगे बढ़ाए, इस मंत्र को लेकर के, सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र को लेकर के अविरत प्रयास कर रहा है। आने वाले दिनों में उसके फल भी आपको मिलेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, और राष्ट्र के चरणों में ये धरोहर, जहां एक जगह पे पॉलीमर तैयार होगा तो दूसरी जगह पर वैक्स का काम होगा, और दोनों हमें बाहर से लाने पड़ते हैं, उसमें कमी आएगी, और देश की आवश्यकता की पूर्ति में ये भी अपना योगदान देंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रधानमंत्री महोदय। अब माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से निवेदन करती हूं कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारा आभार और आदर प्रकट करने हेतु एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। आसाम का प्रतीक रंगघर। माननीय केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्री हंसराज गंगारा महिर जी से अनुरोध करती हूं कि वे असम के महामहिम राज्यपाल श्री पद्मनाभ बालकृष्ण आचार्य जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री आनंद कुमार जी से निवेदन करती हूं कि वे असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री तरुण गोगोई जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। तो आप देख रहे हैं सीधा प्रसारण डिब्रूगढ़ से, जहां अभी अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड और साथ ही साथ नुमलीगढ़ रिफाइनरी परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। और ये दोनों परियोजनाएं न केवल असम राज्य बल्कि देश के विकास में भी अपने स्तर पर कुछ ना कुछ योगदान जरूर करेंगे, क्योंकि जहां एक योजना है जो सबसे बड़ी पेट्रोकेमिकल और पहली पूर्वोत्तर भारत की पहली पेट्रोकेमिकल परियोजना है, तो वहीं दूसरी ओर नुमलीगढ़ परियोजना पूरे देश में सबसे बड़े मोम संयंत्र से जुड़ी परियोजना है। और जाहिर है कि जब उद्योग आते हैं तो विकास आता है, विकास आता है तो फिर साथ ही साथ पूरे सब लोगों के जीवन में भी मूल्य वृद्धि होती है, जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा। लेकिन फिलहाल आपको डिब्रूगढ़ से हम सीधा प्रसारण तो दिखा ही रहे हैं। आइए सुन लेते हैं कि पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस समय अपने संबोधन में क्या कह रहे हैं। जी, यहाँ के माननीय विधायक पृथ्वी माझी जी, यहाँ उपस्थित समग्र आसाम से आए हुए भाइयों और बहनों, बीसीपीएल के अधिकारीगण, नुमालीगढ़ रिफाइनरी के अधिकारीगण, मीडिया के मित्रों, आसाम के लिए आज एक सौभाग्य की दिन है, समूचा नॉर्थ ईस्ट के लिए एक सौभाग्य की दिन है। ये दोनों प्रकल्प बीसीपीएल और नुमालीगढ़ रिफाइनरी आसाम की समझौते की एक हिस्सा है। उसकी इस सदी की प्रारंभ में माननीय प्रधानमंत्री की मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया और मुद्रा योजना, ये चारों योजना की समाहित में आने वाले दिनों में एक नई ऊंचाई तक किसी इलाका को ले जाएगा। इसीलिए आज की दिन एक सौभाग्य की दिन है और इतिहास में आज की दिन को याद रखा जाएगा। अहम सुक्ति 3 दशक पर हुआ प्रस्तो आज राज्य एक दीर्घ दिन हपन दिक्त परिणाम होइसे। मैं अहम राइजल हिया भरा अभिनंदन जनाओ से
आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय आसाम। माननीय प्रधानमंत्री जी, मंच पर आसीन सभी विशिष्टगण और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ पधारे सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। অসম এনেদৰে উন্নতিৰ পথত আগুৱাই যাওক তাৰে কামনা কৰিছো। আৰু এই डिब्रूगढ़ में सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित कर दी हैं। आज प्रधानमंत्री एक दिन के असम दौरे पर हैं और इस दौरान ये पहला पड़ाव था जहां डिब्रूगढ़ में 2 परियोजनाओं को समर्पित किया गया राष्ट्र को। लेकिन